नमस्कार दोस्तों, अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अर्थात संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और साथ ही साथ एक इंतरिम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946 को बनाई गई। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार ने काम करना शुरू किया और साथ ही साथ भारत की संविधान सभा बनकर तैयार हो गई, जिसमें कि मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेंट थे अन्य दलों और कांग्रेस के साथ। और इस तरह से 389 मेंबर्स की इस संविधान सभा को अब संविधान बनाने पर काम करना था और इसलिए यह तय किया गया कि दिसंबर 1946 से संविधान सभा अपना काम करना शुरू करेगी, अर्थात उसकी बैठकें शुरू होगी। इसी क्रम में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई या फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इस बैठक की अध्यक्षता की एज ए अस्थायी प्रेसिडेंट या नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट। लिखा है इस पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इन चेयर द मीटिंग एज नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग नेता थे, इसीलिए पहली बैठक उनकी अध्यक्षता में कराई गई या उनके नेतृत्व में कराई गई और कहा गया कि अगली बार जब बैठक होगी 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को, तो उस बार कोई ना कोई अध्यक्ष हम अपना इलेक्ट कर लेंगे। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सेकंड सेशन या दूसरी मीटिंग या दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को और इस बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष या परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बार पूरी तरह से निर्विरोध चुने गए थे, क्योंकि संविधान सभा में जब चुनाव हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ किसी भी पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए थे और इस तरह से पूरी तरह से निर्विरोध संविधान सभा के अध्यक्ष चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। पहली ही मीटिंग से वो उनके सदस्य एब्सेंट रहते थे, इसलिए कोई संभावना ही नहीं था कि कोई अपोजिशन होने की बात थी। मुस्लिम लीग इस संविधान सभा का पार्ट जरूर थी, लेकिन वो इसका बहिष्कार कर रहे थे और इसमें आने से वो दूरी बना रहे थे। 389 मेंबर के संविधान सभा में मुस्लिम लीग के 73 मेंबर्स ना तो पहली मीटिंग में आए थे ना दूसरी मीटिंग में आए थे। अब आते हैं तीसरी मीटिंग को, थर्ड सेशन, जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुआ। इस मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा या उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यह उद्देश्य प्रस्ताव वो है कि जो भारत का संविधान बनने जा रहा है वो कैसा होगा। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में 8 आर्टिकल थे। इस 8 आर्टिकल में से ही भारत के संविधान की नींव पड़ी या भारत या मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन हुई। इस 8 आर्टिकल में लिखा था कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा और इसमें सभी लोग बराबर होंगे, किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब ये हम कह सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया का फाउंडेशन और करंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है वो इसी 8 आर्टिकल से निर्धारित होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में 13 दिसंबर 1946 को थर्ड मीटिंग या थर्ड सेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। अब इस तरह से ये मान लिया गया कि चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रख दिया गया 8 आर्टिकल्स का, लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रख देने भर से वो संविधान का पार्ट हो जाएगा? इसके लिए तय किया गया था कि भारत के संविधान में जो कुछ भी मिलाया जाएगा, जो कुछ भी शामिल किया जाएगा, उस पर संविधान सभा के मैक्सिमम लोगों को एग्री किया जाएगा। क्योंकि इसमें कांग्रेस का बहुमत बहुत ज्यादा था, इसलिए यह भी तय किया गया था कि कोई भी डिसीजन बहुमत के आधार पे नहीं किया जाएगा, अर्थात बहुमत के आधार पे कोई बात नहीं मनवाई जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एग्री किया जाएगा। और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखने भर से वो संविधान का पार्ट नहीं हो जाता। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगर संविधान सभा सर्वमति से पास करती तो उसे संविधान सभा के द्वारा पास होने के बाद ही संविधान का पार्ट बनाया जाता और इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार कर रही थी। इसीलिए कई लोग चाहते थे कि जब तक वो मुस्लिम लीग के लोग भारत की संविधान सभा में ना आ जाए तब तक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव पास ना किया जाए। संविधान सभा के एक सदस्य थे जयकर, उन्होंने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग के मेंबर्स शामिल नहीं होते तब तक अगर हम कोई भी काम या संविधान का कोई भी पार्ट पास कर लेते हैं तो यह मैसेज जाएगा कि हमने केवल कांग्रेस ने अपने बहुमत का दुरुपयोग किया है। और इस तरह से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में रखने के महीनों तक इंतजार किया गया। क्योंकि मुस्लिम लीग आए। मुस्लिम लीग ने कहा कि 20 जनवरी 1947 को हम अपनी मीटिंग करेंगे और हम बताएंगे कि हमें संविधान
संविधान सभा, जो भारत की संविधान सभा है, उसे ज्वाइन करना है या नहीं करना है। लेकिन 20 जनवरी 1947 को अचानक से जिन्ना साहब ने वो मीटिंग रद्द कर दी और कहा कि अब हम भारत की संविधान सभा में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये बाद में तय कर लेंगे। इससे ये हमें लग गया कि भारत की जो संविधान सभा है उसके काम को रोकने के लिए ही जिन्ना साहब ये बहानेबाजी कर रहे थे और टालम टोल कर रहे थे। इसलिए संविधान सभा ने तय किया कि अब चाहे मुस्लिम लीग के नुमाइंदे आए चाहे ना आए, हमें काम आगे करना होगा। और इस तरह से चौथी मीटिंग हुई संविधान सभा की, 4th सेशन हुआ 22 जनवरी 1947 को। और इस 22 जनवरी 1947 के सेशन में संविधान सभा ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कर दिया। वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, उसे संविधान सभा ने अपनी सर्वमति से पास कर दिया। इसके पास होने के बाद अब संविधान बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू होनी थी। संविधान बनाए जाने की प्रक्रिया किसके नेतृत्व में शुरू होनी है? इसको शुरू किया जाना है राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। और राजेंद्र प्रसाद ने संविधान बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देश के मानंद जितने लोग जो संविधान सभा में आए हैं, 389 में से 73 मुस्लिम लीग को छोड़कर, वो सारे लोग संविधान में बराबरी से भागीदारी तय करेंगे। और इस तरह से कुछ कमेटियां बनाई गई लोगों की और उनको संविधान के बारे में लिखने को कहा गया। जैसे एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है संघ संविधान समिति। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और उनके साथ 5-6 और सदस्य दे दिए गए, उनके नाम बताए गए कि ये आपके साथ होंगे। आप जाओ और पता करके पूरे दुनिया का संविधान पढ़ो, आपके पास 6-7-8 महीने का है, और ये लिख के लाओ कि केंद्र सरकार को या सेंटर को क्या क्या पावर दी जाए। ये सारा काम संघ संविधान समिति करेगी और इसके हेड होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह से सरदार पटेल को बुलाया, बोला भाई पटेल इधर आओ, आप राज्यों को क्या क्या पावर चाहिए, इसलिए राज्य संविधान समिति के मुखिया या चेयरमैन आप हो, आपको ये 6-7 बंदे मिलेंगे, इनके साथ जाओ, दुनिया भर के संविधान पढ़ो और एक फॉर्मेट बना के लाओ कि राज्य को क्या क्या पावर होनी चाहिए। और इस तरह से आप राज्य संविधान समिति के हेड होंगे। इसी तरह से मौलिक अधिकार संविधान समिति या फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के भी अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया और कहा गया कि नागरिकों को क्या क्या बेसिक राइट दिए जाए, क्या क्या फंडामेंटल राइट दिए जाए, इस पर आप और आपके नेतृत्व वाली कमेटी काम करेगी। कुल मिला के देखा जाए तो 8 मेजर कमेटीज बनाई गई। कितनी? 8 मुख्य समितियां या 8 मेजर कमेटीज बनाई गई कुल मिला के। और ये थी 8 मेजर कमेटीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ये 8 समितियां गई और अपना अपना काम करने लगी। इन्हें लंबा टाइम मिला और इनसे कहा गया कि आप अपने अपने क्षेत्र में काम करो। जो बहुत बड़ी समिति थी जैसे फंडामेंटल राइट कमेटी, उसके अंदर में सब कमेटीज या उप समितियां भी बनाई गई कई लोगों के नेतृत्व में। हर एक समिति में 5, 7, 8, 10 मेंबर तक थे और इस तरह से 8 समितियों में मिला के 50-60 मेंबर्स के पूरा का पूरा एक ग्रुप बना के, और उनको कहा गया आप संसद में आओ, सेंट्रल हॉल में आओ, अपने घर पे जाओ, जहां मर्जी आपको जाना है, जो किताबें पढ़ना है पढ़ो, लेकिन जब अगली बार हम मिलेंगे तो आपको सारी रिपोर्ट पेश करनी है कि सेंट्रल कमेटी ने क्या काम किया है, स्टेट कमेटी ने क्या काम किया है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी ने क्या काम किया, फंडामेंटल राइट कमेटी ने क्या काम किया। सब लोग अपना अपना पोथा, अपना अपना लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन लेके आना, एक पुलिंदा बना के लेके आना। ये 8 समितियां या मेजर कमेटीज, इसका एक वीडियो है, आप आगे जाके देख सकते हैं, मैं नीचे पिन कर दूंगा इसको, ठीक है। और वहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि भारत संविधान की जो मेजर कमेटीज थी वो कौन कौन सी थी। इन कमेटीज के बनने के बाद जब अगली बार संविधान सभा मिली तो इस 8 कमेटीज ने अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस तरह से हर कमेटी की तरफ से एक एक बड़ी बड़ी सी फाइल सौंपी गई जिसमें कि 50-60 पेज थे या 100-200 पेज थे और इसको अलग अलग लोगों ने लिखा था क्योंकि हर कमेटी में 5-6-7 बंदे थे। इस तरह से मल्टीपल राइटिंग्स में लिखी गई थी ये और हर कमेटी के लोगों ने इस पे काम किया था। इतना पुलिंदा लाकर सभी लोगों ने राजेंद्र प्रसाद के डेस्क पे जमा कर दिया, ठीक है। 8 कमेटी से 8 पुलिंदे आए और हर पुलिंदे में अलग अलग राइटिंग में बहुत कुछ लिखा था। बहुत सारा डॉक्यूमेंट जमा हो गया किसके पास? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जब ये पुलिंदा जमा हो गया तो राजेंद्र प्रसाद ने इसे देखा। ये काफी अनकंपाइल्ड सा था, मतलब सिस्टमैटिक आर्डर में सजा नहीं हुआ था और इस तरह से संविधान समिति
की सारी रिपोर्ट देखी राजेंद्र प्रसाद ने। और इस बीच कुछ और भी घटनाएं हुई भारत में। इस बीच हुआ क्या कि 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत दो भागों में डिवाइड हो गया, एक इंडिया और एक पाकिस्तान नाम के दो देश में। इसके लिए हुआ क्या था, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान दिया, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेसिडेंसी में उनकी ही अध्यक्षता में एक सरकार चल रही थी और वो सरकार थी अंतरिम गवर्नमेंट। आपने पीछे के लेक्चर में देखा होगा। उस अंतरिम गवर्नमेंट में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी शामिल थी, उनके 5 सदस्य शामिल थे, बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे। उसमें इतनी सेल्फ-रवल हुई, इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतना झगड़ा हुआ कि वायसराय जो थे भारत के लॉर्ड माउंटबेटन, उनको क्लियर हो गया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ नहीं रह सकते, इनके बीच में पॉलिटिकल जंग इतनी ज्यादा है कि इसके लिए देश को तोड़ना ही एकमात्र विकल्प बचेगा। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक प्लान दिया जिसे कि माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MOUNT, माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। ठीक है, माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। इसी प्लान के आधार पर एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, हिंदी में बोलेंगे इसको भारतीय पेंडेंस, DENCE एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, या हिंदी में बोलेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस कानून को किस प्लान के आधार पर बनाया गया था? 3 जून 1947 के माउंटबेटन प्लान के आधार पर। इसको ब्रिटेन के राजा ने 18 जुलाई 1947 को अपनी परमिट दे दी, अर्थात इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो था वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बन गया 18 जुलाई 1947 को। आइए समझते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वास्तव में था क्या, इसके प्रोविजंस क्या क्या थे और इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। वैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को डिटेल में मैंने एक वीडियो में कवर किया है, उसको भी नीचे मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ पे मोटा मोटा हम समझा देते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसकी मेन पॉइंट्स ये हैं। पहला पॉइंट तो ये कहा गया कि ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, एक इंडिया एक पाकिस्तान, और ये किया जाएगा 15 अगस्त 1947 की रात 0:0 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर, अर्थात करेक्ट रात को 12 बजकर ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान में। दूसरा पॉइंट कहा गया था कि एक प्रिंसली स्टेट्स जो है भारत के, देशी रियासतें जो है, ये कितनी थी? 565। इनके पास आज़ादी होगी, आइदर ये इंडिया को ज्वाइन कर ले और पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले और खुद में इंडिपेंडेंट हो जाए या स्वतंत्र देश बन जाए। क्या बन जाए? इंडिपेंडेंट हो जाए, खुद में भी एक स्वतंत्र देश बन जाए। इन 2 पॉइंट्स को देख के आपको क्लियर होगा कि अंग्रेजों ने बुरी तरह से भारत को तोड़ने की कोशिश की है, ना कि केवल 2 भागों में तोड़ा जा रहा है। 565 ये 567 भागों में तोड़ने का प्रस्ताव है ये। वो तो कहिए कि सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन जैसे लोग थे हमारे पूर्वज, जिन्होंने इस देश को यूनिफाई कर लिया, बचा लिया इस देश को, और ना अंग्रेजों ने 567 देश बनाने की भूमिका लिख दी थी इस कानून के द्वारा। तीसरा इन्होंने कहा कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता, until constitution will not commence, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता है तब तक भारत का शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक चलाया जाता रहेगा। ठीक है, क्योंकि भारत को चलाना है और अभी हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए कहा गया कि जब तक भारत का कानून बन नहीं जाता, भारत का संविधान बन नहीं जाता, तब तक भारत का शासन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक चलाया जाता रहेगा। इसके अलावा एकदम लास्ट पॉइंट में यह कहा था इन्होंने कि जिस दिन ये भारत का संविधान लागू हो जाएगा, ठीक है, एट द पॉइंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंस, ये चौथा पॉइंट है, एट द पॉइंट द कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस,
जब भारत का संविधान क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, उसी समय से इस एक्ट को, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसका कोई प्रोविजन या पूरा का पूरा एक्ट पूरी तरह से क्या माना जाएगा, कास्ट माना जाएगा या रद्द माना जाएगा। ऐसा इसलिए इन्होंने कहा था क्योंकि एक बार ये बंटवारा करके जा रहे थे, एक बार बाउंड्री लाइन ड्रा करके जा रहे थे। अगर बाद में कोई देश किसी के कोई हिस्से को कब्जा करता है या उसके छेड़छाड़ करता है तो अंग्रेजों की जिम्मेदारी ना होती। अगर ये पॉइंट ना लिखते तो उसके लिए ब्रिटिश हुकूमत रिस्पॉन्सिबल होती, जैसे बांग्लादेश को इंडिया ने बना दिया। तो अगर ये पॉइंट नहीं होता फोर्थ कि अगर आपका संविधान 26 जनवरी 1947 को जब से लागू हो जाएगा उसके बाद से हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, भले ही उनका आप लाहौर कब्जा कर लो या इधर का वो पंजाब कब्जा कर ले, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम तब तक के लिए जिम्मेदार हैं जब तक कि भारत का संविधान या देशों का संविधान लागू नहीं हो जाता। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा कि जिस दिन संविधान लागू हो जाएगा देशों का, इन भारत का, उस दिन से इस एक्ट का कोई लाइन या पूरा का पूरा प्रोविजन क्या हो जाएगा, रद्द माना जाएगा। अगर ये रद्द ना माना जाता तो बांग्लादेश को बनाने के टाइम पर फिर ब्रिटेन को आना पड़ता कि भाई हमने जो बंटवारा किया था उसको आप क्यों नहीं मान रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। इसीलिए इन्होंने कहा एक बार हमने बंटवारा कर दिया। आमतौर पर होता भी है कि जब बंटवारा होता है एक बार लोग कह देते हैं भाई हमने बांट दिया, अब आप दीवार बना लो, आप अपने इलाके की रक्षा करो, बार बार मेरी तरफ मत आना। तो इस तरह से ये चौथे पॉइंट में ये बात कही गई थी। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा ये कह सकते हैं कि दो काम हुआ है। एक तो भारत का विभाजन, ब्रिटिश इंडिया को दो भागों में मेनली बांटा गया, इंडिया और पाकिस्तान। रियासतों को इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दिया गया, वो चाहे तो भारत में जुड़े या पाकिस्तान में या फिर किसी और देश में। और ये तो दुख की बात हुई, हमारे लिए सैड बात थी, लेकिन एक बात हमारे लिए क्या थी, एक बात हमारे लिए जॉय की थी, खुशी की थी कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था, भारत एक स्वतंत्र देश बन गया था। क्योंकि हमें पहले से ही पता चल गया था, किससे, हमें इस पता चल गया था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस की राहें एक नहीं हो सकती हैं। ये बातें हमने अंतरिम सरकार में देख ली थी, इसलिए देश का डिवाइडेशन किया गया और देश के डिवाइडेशन के साथ बट गए दो देश की बाउंड्रीज और जमीन। पाकिस्तान को टोटल लैंड का 17% हिस्सा मिला, जितनी जमीन थी उसका 17% पैसा, 17% जमीन मिली भारत को, भारत की, और साथ ही साथ 33% जो भारत की वेल्थ थी उसको पाकिस्तान को दिया जाना था। कितने पैसे दिए जा रहे थे इसको हम किसी अगले लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। अब आइए समझते हैं कि भारत की संविधान सभा का क्या हुआ। पहले हमारी संविधान सभा थी 389 मेंबर्स की, लेकिन पाकिस्तान के बंटवारे के साथ 389 मेंबर्स की संविधान सभा भी दो हिस्से में बंट गई। इस बार 90 मेंबर्स जो थे वो कहां चले गए, पाकिस्तान में, और भारत में बची 299 मेंबर्स। अब भारत की संविधान सभा में कितने मेंबर्स बचे, 299 नंबर। 21 अक्टूबर साल 1947 को इंडिया की या इंडिपेंडेंट इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या किया गया, इसे रीऑर्गेनाइज किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया या रीऑर्गेनाइज्ड किया गया। क्यों रीऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि पुरानी वाली संविधान सभा में अब टूट हो गई थी और 90 मेंबर्स पाकिस्तान चले गए थे। अब ये तय किया गया कि जो नई संविधान सभा होगी, न्यू संविधान सभा होगी, उसमें कितने मेंबर्स होंगे, 299। कितने, 299। अब आइए बात करते हैं इस नई संविधान सभा पे। तो इंडिपेंडेंट इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें टोटल मेंबर्स है 299। इन 299 मेंबर्स को डिवाइड किया गया तो 70 मेंबर्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए निर्धारित किए गए। कितने के लिए, प्रिंसली स्टेट्स मतलब राजाओं की रियासतों के लिए 70 मेंबर, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, और 229 जो है वो ब्रिटिश प्रोविंस से या ब्रिटिश प्रांतों से आने थे भारत के। और इस तरह से नई संविधान सभा बनी। अब इस नई संविधान सभा में
फीमेल या महिलाओं की संख्या बची 12, जो कि पहले कितनी थी, 15 थी। और इस तरह से भारत की नई संविधान सभा बनकर तैयार हो गई। तो आइए यहीं तक बात करते हैं। एक तो यह संविधान सभा नई वाली बनकर तैयार हो गई, दूसरी तरफ संविधान सभा की 8 मेजर कमेटीज ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समझ नहीं आ रहा है कि इतना मोटा कागज है, इसको किस तरह से सिस्टमैटिकली लगाएं, तो इसके लिए वो आगे की सोच विचार में है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन सभी कागजों को सिस्टमैटिक करवाया या किया। आइए इसी पर अब लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।